हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम चल रहे थे नामकरण। हम नामकरण में 2 पॉइंट कर चुके थे। नामकरण पहला पॉइंट हम कर चुके थे। इसको हमने सिंधु घाटी की सभ्यता कहा था, क्योंकि इसका जो हमें केंद्र है हमें वो सिंधु नदी के पास में मिला था, इसलिए हमें इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा था। और दूसरा पॉइंट हमने बोला था, यहाँ पे सबसे पहले नगर का उदय हुआ था, इसलिए इसे नगरीकरण कहा गया था। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे जो 2 पॉइंट है वो क्लियर हो चुके थे। अब इसी में हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ कांस का प्रयोग यही हुआ था इस सभ्यता में। किसका प्रयोग? कांस का प्रयोग। कांस का प्रयोग हमें यही सभ्यता में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कांस का प्रयोग इसी में हुआ गया था, इसी सभ्यता में, तो इसलिए इसे हम लोगों ने क्या इसका एक नाम भी पढ़ा था। इसका जो दूसरा नाम पढ़ा था वो पढ़ा था कांस सभ्यता। ठीक है, कांस सभ्यता यहाँ पर सबसे पहले कांस का प्रयोग होने के कारण इसका नाम पड़ा था। अब दूसरा पॉइंट, हमें इसके जो क्षेत्र है, हमें कितने क्षेत्र मिले हैं, कितने लगभग टोटल मिले हैं, हमारे भारत में कितने हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमें इसके जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, हमें इसके सिंधु घाटी की सभ्यता के 1406 वो केंद्र मिले हैं। 1400 केंद्र इसके मिले हुए हैं, और इनमें से 925 हमारे भारत में मिले हैं। ठीक है, 925 भारत में केंद्र मिले हैं। तो टोटल तो मिले हैं 1400, और भारत में कितने मिले हैं? 925। यहाँ पे हमारा नामकरण इसका खत्म होता है। इसके 3 जो पॉइंट है, इनके जो 3 नाम है किस तरीके से रखे गए हमने इस तरीके से इसमें डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। 3 चरणों में एक तो हमारा है प्रारंभिक, एक है परिपक्व और एक है उत्तर। हम इन तीनों चरणों को पढ़ेंगे, और इसके अंदर जितनी चीजें भी हमें खोज जो मिली है, हम इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के चरण हमने हेडिंग डाली। हम सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। तो सबसे पहले है इसका, एक तो इसका होता है प्रारंभिक। ठीक है, इसका पहला है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जिसको बोला जाता है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता। इसका दूसरा जो चरण है वो है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता। दूसरा इसका परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, और इसका जो तीसरा है वह उत्तर हड़प्पाई सभ्यता है। इसका तीसरा कौन सा है? उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। और जो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता है, इसका जो काल है, मतलब है कि कितने से कितने ईसा पूर्व तक इसका ये काल रहा है, उसके बारे में लिखते हैं। तो ये हुआ है 3300 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक। 3300 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता का जो साइकिल है, जो काल है, वो 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक। और परिपक्व जो हड़प्पाई सभ्यता है, इसका है वो 2600, इसका कितना है? 2600 से लेके 1900 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 2600 से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक। और इसका उत्तर हड़प्पाई सभ्यता का जो काल है वह है 1900 से लेके 1300। कितना है? 1300 ईसा पूर्व तक। तो सिंधु घाटी के 3 हो गए, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर। इनका जो लाइफ साइकिल है, सॉरी लाइफ साइकिल नहीं, इनका जो काल है, तो वह 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व तक। और इसका जो 2600 से 1900, इसका 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक है। इसका जो है ये हड़प्पाई सभ्यता का 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रारंभिक हड़प्पाई के बारे में जानकारी देते हैं। प्रारंभिक
हड़प्पाई सभ्यता। इसके बारे में हम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पॉइंट बाई पॉइंट लिखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई जो चरण है, यानी कि इसकी जो पहला जो चरण है इसका, वह है हाकरा चरण से संबंधित। इसका प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता का जो मतलब पहला जो चरण है इसका, वह है हाकरा सभ्यता से यह संबंधित है। यह संबंधित है, ठीक है। यह किससे संबंधित है? यह हाकराई सभ्यता से संबंधित है, जिसे हम इसको क्या बोल सकते हैं? जिससे एक नदी है जिसका नाम है, मतलब ये हाकरा नदी है, इस पे घग्गर, घग्गर यानी कि हाकरा नदी, घग्गर यानी कि हाकरा नदी में, नदी की घाटी में इसके चिन्ह मिले हैं। घाटी में चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके हिसाब से लिखेंगे, जो घग्गर हाकरा नदी कहाँ पर है, मतलब इस स्थान इसका जो है वह भारत और पाकिस्तान, उस टाइम पे जब वर्षा ऋतु होती है ना, तो उसमें एक मौसम की नदी चलती है, ठीक है। तो लिखते हैं, पता चलता है हाकरा नदी हाकरा नदी पाकिस्तान और भारत, हाकरा नदी पाकिस्तान और भारत में वर्षा ऋतु चलने वाली, वर्षा ऋतु में चलने वाली नदी है, ठीक है। तो हाकरा नदी कौन सी है? जो पाकिस्तान और भारत में वर्षा ऋतु पे चलने वाली नदी है, चलने वाली नदी है। इसे हम हरियाणा के ओटुवियर, इसे हरियाणा के, इसे हरियाणा के ओटुवियर यानी कि बांध, जो पानी को रोकने के लिए लगाया जाता है, से पहले घग्गर नदी के घग्गर नदी के नाम और उसके से पहले घग्गर नदी के नाम और उसके आगे हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हाकरा नदी जो है वो पाकिस्तान और भारत में जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होने पर चलने वाली नदी है, यानी कि जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है किसी किसी एरिया में, तब बाढ़ को, इस जो बांध होता है उसे खोल दिया जाता है, जिससे वर्षा ऋतु का पानी आराम से निकल जा सके पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि नदियां जो है वो भारत और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर भी करती हैं। कुछ नदियां वो जियोग्राफी में पढ़ेंगे। इसे हरियाणा के ओटुवियर यानी कि बांध, जो कि लगा हुआ होता है पानी को रोकने के लिए, से पहले घग्गर नदी के नाम और उसके बाद हाकरा नदी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखते हैं। हड़प्पाई लिपि का जो सबसे पहले उदाहरण है वह 3000 ईसा पूर्व किस समय मिलता है? इसका जो उदाहरण है पहला वह 3000 ईसाई पूर्व मिलता है, पहले मिलता है।
ठीक है, इसका जो उदाहरण है वह 3000 ईसा पूर्व के समय या पहले मिल रहा है। ठीक है, कितना वो 3000 ईसा पूर्व का हड़प्पा सभ्यता लिपि का उदाहरण। और इस चरण की जो विशेषता थी वह केंद्रीय और इकाई का होना था। इस चरण की जो विशेषता थी, इस विशेषता क्या थी सभ्यता की, इसकी जो विशेषता थी वह विशेषता थी एक केंद्रीय इकाई। इसकी विशेषता क्या थी, एक केंद्रीय इकाई। इसकी जो विशेषता थी वह एक केंद्रीय इकाई का होना थी, इकाई का होना थी। और इससे इसके नगरीय गुण भी जो थे दिखते थे, जिससे इसके नगरीय गुण, जिससे इसके जो नगरीय गुण थे, बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। मतलब एक केंद्रीय इकाई क्यों थी, कैसे थी, तो यहाँ पर एक वो जो नगरीय जो गुण थे, इसका कारण नगरीय लोग थे, जो बढ़ते हुए जो नगरीय जो व्यवस्था फैलती है ना उस हिसाब से। तो यह जैसे फैल रही थी, या एक केंद्रीय इकाई होती हुई गई, और इसका जो वो है एक नगरीय गुण होना है, होना। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि, इसका उदाहरण 3000 ईसा पूर्व से पहले मिला है, और इसकी विशेषता एक केंद्रीय इकाई का होना है, जो कि बढ़ते हुए इसके नगरीय गुण भी थे, जिससे तथा इसके बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। मेन पॉइंट, जो व्यापार के क्षेत्र इसमें विकसित हो चुका था, इस जो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो था वह विकसित हो चुका था। ठीक है, व्यापार विकसित हुआ, इसका जो व्यापार है वो हुआ विकसित। तो इसका जो व्यापार था वो विकसित हो चुका था। और व्यापार में क्या क्या हो चुका था, इसमें विकसित हो चुका था, और यहाँ हमें खेती के साक्ष्य भी मिले थे। व्यापार विकसित हुआ प्लस खेती के साक्ष्य भी मिले। ठीक है, व्यापार विकसित हुआ और यहाँ हमें खेती के साक्ष्य भी मिले। साक्ष्य में हमें क्या क्या मिला है खेती के उस समय की में, हमें उस समय की में मटर मिले हैं, तिल मिल रहे हैं, मटर मिले हैं, तिल मिले, खजूर मिले हैं, खजूर, मटर, तिल, खजूर, रुई आदि। हमें इसके कुछ साक्ष्य मिले, किस किस के, मटर के, तिल के, खजूर के, रुई आदि की खेती की। ठीक है, हमें इसमें जब विकसित हो गया तो व्यापार विकसित हो गया तो खेती तो होगी, खेती के साक्ष्य तो मिलेंगे। और खेती के कौन कौन से साक्ष्य मिलेंगे ये भी मैंने बता दिया है, मटर मिले हैं, तिल मिले हैं, खजूर मिले और रुई मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट लिखते हैं। इसमें हमें इसमें एक स्थान है जिसका नाम है कोटदीज। इसका स्थान क्या है, एक स्थान इसका नाम है जिसका नाम है कोटदीजी। कोटदीजी जो नामक स्थान है, हमें यहाँ पर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो है वह इसके चरण प्रदर्शित होते हैं। यहाँ पे कोटदीजी नामक स्थान में परिपक्व यानी कि जो हमने दूसरी चरण बताई थी, परिपक्व चरण यानी कि जो हमें 3 चरण बताई थी हमने, तो उसमें हमें दूसरा जो चरण है परिपक्व चरण वो मिल रहा है, देखने को मिला है कोटदीजी नामक स्थान पर। अब इसके बारे में तो 2600 ईसा पूर्व में जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह अब परिपक्व सभ्यता में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि अब हम परिपक्व सभ्यता आ चुकी है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो 2600 ईसा पूर्व में यहाँ पे अब परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, यहाँ पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व में इंटर कर चुकी है। इसके आने तक जब परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो थी, जब तक इसकी प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो थी वो नगरीय केंद्र में परिवर्तित हो चुकी थी। पहले छोटे छोटे स्थान थे जो केंद्र विकसित हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में आई तो यहाँ पे आने के बाद जो नगरीय
बड़े बड़े नगरीय, ऐसे लिखते हैं, बड़े बड़े नगरीय, बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में विकसित हो चुकी थी। ठीक है, तो जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी वह छोटे छोटे नगर स्थानों से लेके अब बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में प्रवेश कर चुकी है। जैसे कि अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी वो वर्तमान में वर्तमान में तो पाकिस्तान में और तथा लोथल में थी। लिख लेते हैं, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह पहले तो वर्तमान में जो थी वह पाकिस्तान, ठीक है, पहले ये कहाँ पे थी, ये थी पाकिस्तान में। कौन से पाकिस्तान में, तथा लोथल में, और लेकिन अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। देखा है तो अब ये कहाँ पर है वर्तमान में, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो वो जो नगरीय जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है वह, उसके बारे में पॉइंट था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान प्लस लोथल, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, राज्य में स्थित है। यहाँ तक कंप्लीट। अब पॉइंट डालते हैं नगर निर्माण योजना। अब डालेंगे नगर निर्माण योजना। तो देखा जाए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, हेडिंग डालते हैं नगर निर्माण योजना। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। और जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में क्या थे, अपने अपने दुर्ग थे, जो कि नगर से कुछ ऊंचाइयों पर स्थित थे। जो कि जो नगर जो थी, जो व्यवस्था थी नगर की, जो बड़े बड़े नगर थे उनसे कुछ ऊंचाइयों में, उनसे क्या थे, कुछ ऊंचाइयों पर स्थित थे, कुछ ऊंचाइयों पर क्या थे, स्थित थे। जिसमें से हमें ये पता चलता है उच्च वर्ग का निवास और निम्न वर्ग का निवास, या है ना। तो इससे हमें देखने को जो मिले थे, हमें इससे पता चलता है कि इसमें उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इसमें किस तरीके से उच्च वर्ग के लोग, किसमें, दुर्ग में लोग क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, प्रत्येक नगर में जो नगर था बने हुए जो था, उसमें दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर पर शहर था। इसमें लिखते हैं जो कि नगर में दुर्ग के बाहर निम्न स्तर का शहर था।
निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, तो इसमें यही था कि जो हमें जो उच्च स्तर का जो दुर्ग मिला था, जो दुर्ग हमें मिला है उस सभ्यता में, वहां पे तो हाई लेवल के लोग यानी कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और उस दुर्ग से बाहर निकल के स्थान से आगे की साइड में एक नगर व्यवस्था थी जहाँ पर लोग जो थे कच्चे मकान बना के रहा करते थे। इसमें हम सभ्यता में हमें ये देखने को मिलता है। आशा है आज हम ऐसे यहीं पे छोड़ते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यूस करेंगे। अच्छा, आपका आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।